हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ लिया है। उसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पढ़ा एंड बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो अब हम पढ़ेंगे आज रिस्पिरेशन। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, समझ में बहुत अच्छे से आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिस्पिरेशन क्या होता है? क्या होता है रिस्पिरेशन? तो रिस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फूड से एनर्जी रिलीज होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। उसको क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन बोलते हैं। अब इतना काफी नहीं है, हमको जानना है क्या क्यों ऐसा हो रहा है, फूड से एनर्जी रिलीज हो रही है, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होता है जो ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखिए जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर जो फूड होती है वहां जाती है एंड देन क्या होता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फूड, फूड बर्न हो जाता है, दोनों में रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीजन फूड को बर्न कर देती है, तब एनर्जी रिलीज होती है एंड उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्या होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे सेल्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, जो फूड है, वो बर्न हो जाता है एंड देन एनर्जी रिलीज होती है एंड वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म है जो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए, अब डिफिनेशन को भी जरा पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, जो प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन का, इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व्स होता है, टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना फ्रॉम एयर से इनटू द सेल्स, हमारे सेल्स में जाता है, यूजिंग इट, अब उसका यूज क्या होता है, फॉर रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करना, बाय बर्निंग ऑफ फूड, क्या एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है, जब ऑक्सीजन बर्न, जब फूड बर्न हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, एंड देन एल्यूमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, अब वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, उसको निकालते भी है, जो होता है CO2 एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छे से लिखा है, इसमें तो बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। फूड है, ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, एनर्जी फॉर्म होता है। एंड ये दोनों जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट है एंड एनर्जी हमारा काम में आता है, क्योंकि क्या हम प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं, रिस्पिरेशन यानी प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो आपको ये आ गया समझ में। अब देखिए, रिस्पिरेशन जो होता है वो हमारे लिए बहुत, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिस्पिरेशन से ही तो हमें एनर्जी मिलता है। हमको एनर्जी नहीं होगा तो हम लाइफ प्रोसेस कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि हर चीज को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगा तो कैसे होगा हर कुछ भी, है ना। तो रिस्पिरेशन जो है एक बहुत ही जरूरी, एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, मतलब लाइफ प्रोसेस है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी, क्योंकि ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस। जितने लाइफ प्रोसेस हैं, चाहे इक्रिएशन हो गए, कुछ भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए कौन मदद करता है, रिस्पिरेशन, क्योंकि एनर्जी वो हमको प्रोवाइड करता है, विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। अगर ये लाइफ प्रोसेस नहीं होगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम भी है, ये शेल है, ओके, दिस इज शेल। अब यहाँ पे फूड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट कर गए, आउटकम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप प्लीज इसको नोट जरूर करें। तो हमने समझ लिया रिस्पिरेशन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ब्रीथिंग, ये ऑब्वियसली सबको पता है ब्रीथिंग क्या होता है। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, मतलब लेता क्या है, ऑक्सीजन एंड बाद में क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वही होता है। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो क्या होता है, ब्रीदिंग होता है वो प्रोसेस। अब देखिए, ब्रीदिंग जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस है और ये प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है, लंग्स, ये पता है सबको। ठीक है, अब हम रिस्पिरेशन की बात करते हैं। तो रिस्पिरेशन क्या है, इससे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन। जिस तरह ब्रीदिंग क्या था, एक फिजिकल प्रोसेस था, पर जो रिस्पिरेशन है वो एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये जो है अधिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग, इसके अंदर ब्रीदिंग भी इंक्लूड है, एज वेल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, as well as oxidation of food in the shells of the organism। इसमें क्या है, ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब बर्न होता है फूड, हमने देखा था क्या होता है वहां पे, है ना, ऑक्सीजन बर्न करता है फूड को, तो वहां पे यही बात कही गई है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी,
है ना, इसमें रिलीज होता है एनर्जी, और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व मिटोचॉन्ड्रिया इन द शेल्स। जिस तरह ये क्या था, लंग्स में होता था, बट जो रिस्पिरेशन होता है वो हमारे शेल्स के अंदर जो मिटोचॉन्ड्रिया होता है उसमें होता है, ठीक है। अब देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है रिस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है, जब रिस्पिरेशन होता है जो एनर्जी रिलीज होती है, ये नहीं कि वो उस टाइम में ही यूज हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, वो एक जगह वो एटीपी में स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है रिस्पिरेशन के दौरान वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। हम जानेंगे एटीपी क्या होता है आगे। एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स के अंदर होती है, मतलब हमारे सेल्स के अंदर होती है ऑफ द आवर बॉडी एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एज वी रिक्वायर्ड, और यूज होता है तब जब ऑर्गेनिज्म को वो रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए यहाँ तक समझ गए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन एयर से एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है एंड ये लंग इसमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या है, लंग्स। अब देखो रिस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग, इसमें ब्रीदिंग भी होता है एंड साथ साथ इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है, ठीक है। अब इसमें रिलीज होता है एनर्जी और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व द मिटोचॉन्ड्रिया। ये वाला प्रोसेस कहाँ होता है, मिटोचॉन्ड्रिया। अब एक चीज आपको नोट करना है, जो ये रिस्पिरेशन है ना, इट अकर्स इन स्टेजेस, ये नहीं कि तुरंत हो गया, ये प्रोसेस में कुछ स्टेप्स कुछ स्टेजेस होती है, ठीक है, वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, इट अकर्स इन स्टेजेस, ठीक है। आगे अभी हम जानेंगे क्या क्या होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लीज आप उसको नोट जरूर करें। तो अब हम बात करेंगे एटीपी क्या होता है, ठीक है। तो क्या मैंने कहा था, जब एनर्जी रिलीज होती है तो किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एटीपी, ठीक है। देखिए एटीपी एक सब्सटेंस होता है जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसे, एंड ये प्रेजेंट होता है हमारे सेल्स में, ठीक है। और इसका जो एनर्जी कंटेंट है बहुत हाई होता है, इट हैज हाई एनर्जी कंटेंट, यानी ये बहुत एनर्जी कंटेंट कर सकता है, ठीक है। एटीपी, व्हाट इज एटीपी, एटीपी एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, एटीपी एक सब्सटेंस होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, एंड ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है और इट हैज हाई एनर्जी कंटेंट, इसके पास एनर्जी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब हमने ये जान लिया, अब हम ये भी जानते हैं एडीपी क्या होता है, ठीक है। एडीपी एक सब्सटेंस है, वो भी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ये डीआई वो उधर ट्राई है, इधर डाई है, तो डाइफॉस्फेट एंड इट प्रेजेंट इन द सेल्स, ये भी हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। इट हैज लो एनर्जी कंटेंट, बट क्या होता है, इसका जो एनर्जी कंटेंट है वो लो है एंड एटीपी का ज्यादा है, ठीक है। हम दो चीज के बारे में जान गए हैं, एटीपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है। अब हम जानते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखिए गौर से सुनिएगा, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये एक सब्सटेंस है, ओके, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स होती है, अब है ना फॉस्फेट ग्रुप्स। अब ये फॉस्फेट ग्रुप्स किससे बनी होती है, ये फॉस्फेट ग्रुप्स बनी होती है फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी हमारे सेल्स के अंदर होता है, इट प्रेजेंट इन द सेल्स। देखिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से समझते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक सब्सटेंस होता है, इट कंटेन्स, ये मतलब ये जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसके अंदर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप्स, और वो फॉस्फेट ग्रुप्स किससे बनी है, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ तक, एंड ये भी हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। और देखिए जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसको हम ना रिप्रेजेंट करते हैं फॉस्फेट लिख के, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। अब देखिए इसको हम अगर सिंबल में करना चाहे तो पी हो जाए, पी आई हो जाता है, पर यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लिख के फॉस्फेट से। अब हम जानते हैं, अब देखिए एडीपी हमने बात कर ली क्या होता है। अब एडीपी जो होता है ना, उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स जो होती है, फॉस्फेट ग्रुप्स, दिस फॉस्फेट ग्रुप्स कितनी होती है, 2 ग्रुप्स होती है। एडीपी कंटेन्स, देखिए यहाँ पे साइन, हाँ, एटीपी कंटेन्स 2 फॉस्फेट ग्रुप्स एंड एटीपी के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होता है। अब आप गौर से सुनिएगा, जब एडीपी जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन जो है कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, एडिनोसिन
किससे कंबाइन कर रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, या फिर फॉस्फेट भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। बाय एब्सॉर्बिंग द एनर्जी, वो भी कैसे एब्सॉर्ब कर रहा है एनर्जी, जो रिलीज हो रही है, रिस्पिरेशन हम कर रहे हैं उससे रिलीज हो रही है। तब ये तीनों जब कंबाइन हो जाते हैं तब फॉर्म होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स, जहां पे जो वो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं। एटीपी एडीपी है जो कंबाइन करती है इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाय एब्सॉर्बिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से इधर का पता नहीं बट यहाँ आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। एटीपी है लो एनर्जी, कहा था लो एनर्जी कंटेंट, फॉस्फेट दोनों कंबाइन बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी, एनर्जी भी यहाँ पे आ गया फ्रॉम रिस्पिरेशन, जो एनर्जी रिस्पिरेशन हमने किया उससे जो एनर्जी रिलीज हुआ वो एनर्जी तीनों कंबाइन करके एटीपी का फॉर्म करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स का, जिसके पास हाई एनर्जी कंटेंट होता है। और ये जो एटीपी है यही एनर्जी को स्टोर करती है। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द शेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो एनर्जी स्टोर होता है हमारे शेल्स में वो कौन से फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको हम लोग फिर से रिपीट एक बार पढ़ लेते हैं। एटीपी क्या होता है, एटीपी एक सब्सटेंस है जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं एंड ये हमारे सेल्स के अंदर रहता है, अंदर होता है। अब देखिए इसका जो एनर्जी कंटेंट है बहुत हाई होता है, बहुत एनर्जी कंटेंट कर सकता है। एंड एडीपी जो होता है, एडीपी वो एक सब्सटेंस है जिसको हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं एंड ये भी प्रेजेंट होता है हमारे सेल्स में। इसके पास लो एनर्जी कंटेंट होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है, ये भी एक सब्सटेंस है, कंटेन्स ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स, और किससे मिलके वो फॉस्फेट ग्रुप्स बना होता है, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन से, एंड ये प्रेजेंट होता है हमारे सेल्स में। इसको हम ये फॉस्फेट से ही फॉस्फेट लिख के भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एटीपी के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप्स होती है एंड एटीपी के पास 3 होता है। जब एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंबाइन करता है फॉस्फेट से बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी तो एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया क्योंकि इस तरह समझोगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है ना। अब यहाँ पे आ गया समझ में। और एनर्जी जो स्टोर होता है हमारे सेल्स में किस फॉर्म में होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज आप इसको जरूर नोट डाउन करें। तो हमने समझ लिया कि जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं जब एनर्जी, देखिए जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है तब ये जो एटीपी में जो स्टोर था एनर्जी, ये सब स्टोर थे वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। जब हमको व्हेन सेल्स नीड एनर्जी, तब जब सेल्स को जरूरी होती है एनर्जी की, नीड्स एनर्जी, तब एटीपी कैन ब्रोकन, एटीपी ब्रोक डाउन हो जाता है यूजिंग वाटर को यूज करके एंड रिलीज कर देता है एनर्जी को। तो यहाँ पे हम इसको फिर से देखते हैं, एटीपी है ब्रोक डाउन हुआ, एटीपी आउटकम एंड फॉस्फेट एंड एनर्जी फॉर यूजिंग सेल्स, ठीक है। इतना हम समझ गए हैं। जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी ब्रोक डाउन हो जाता है, नहीं तो वो स्टोर उसमें रहता है। यहाँ तक हम समझ गए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जानने की है, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। ये सबको पता है टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स, एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, ये रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन है जिसमें प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन। दिस रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये किसमें होता है, हम लोग किसी में आते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन ही हम लोग करते हैं, लाइक ह्यूमंस एग्जांपल के तौर पे। एंड एनारोबिक क्या हो गया, दिस रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, लाइक ईस्ट। ये सबको पता है, ठीक है। अब आप इसको नोट करें। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जानेंगे। हम समझ गए हैं एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है। अब हम जानेंगे जो रिस्पिरेशन, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एक्चुअली में, क्योंकि मैंने बताया था जब रिस्पिरेशन ब्रेक डाउन होता है तो अकर्स इन स्टेजेस, है ना, स्टेजेस में होता है, स्टेप्स में होता है, तो वो स्टेप्स को हम देखेंगे अब, ठीक है। तो प्लीज आप इसको नोट जरूर करें। तो अब हम समझेंगे रिस्पिरेशन, जो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है उसकी जो स्टेजेस होती है, अब वो जानते हैं हम लोग, ठीक है, स्टेप्स। अब देखिए ग्लूकोज जो है ये है अपना फूड ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है सबसे पहले प्यूरिवेट में, पायरुवेट में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब चाहे वो, मैंने बात की थी रेस्पिरेशन के टाइप्स की, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। तो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ये दोनों यहाँ तक की जो स्टेप्स है वो सेम रहेगी। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा साइटोप्लाज्म में और क्या फॉर्म होगा,
पायरुवेट। आप बोलोगे यार लेकिन एनर्जी भी तो फॉर्म होता है। हाँ वो फॉर्म होगा, मैंने कहा था ना स्टेजेस होती है, अकर्स इन स्टेजेस होता है रिस्पिरेशन, तो आगे अभी होगा, बट यहाँ तक समझो ये जो है कॉमन होता है, ठीक है। ये जो होता है अकर्स इन साइटोप्लाज्म, अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ तक सब में सेम रहेगा, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा, फॉर्म होगा पायरुवेट, यहाँ तक सब में सेम है। अब हम समझते हैं रिस्पिरेशन, एनारोबिक, एरोबिक, एनारोबिक। एनारोबिक में हम जानते हैं जो आउटकम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एनर्जी होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब एनारोबिक में क्या होता है, सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ, पायरुवेट बना। देखिए यहाँ पे ये कॉमन है क्योंकि ये है ना सब में कॉमन है, ये वाला जो स्टेप्स है वो सब जितने भी रिस्पिरेशन का टाइप से सब में कॉमन रहेगा ये वाला। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट हुआ। अब ये पायरुवेट क्या करेगा, पायरुवेट मिटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी मतलब मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा भी था एरोबिक में यही फॉर्म होता है, तो ये आ गया समझ में। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में बना, ठीक है। एंड देन मिटोकॉन्ड्रिया में वो ब्रेक डाउन हुआ, तब बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब हम बात करेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन। जो एनारोबिक है वहां पे कुछ अलग है, वहां पे जो आउटकम्स है ना, किसी में अल्कोहल निकल सकता है, किसी में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, लैक्टिक फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है। अल्कोहलिक का मतलब अगर अल्कोहल भी वहां पे जिस तरह यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड H2O NH, उसी तरह वहां पे अगर अल्कोहल मतलब फॉर्म होता है, मतलब हमको मिलता है आउटकम में, तो वो हो जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर लैक्टिक हम लोग को मिलता है तो लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो पहले हम अल्कोहलिक को समझते हैं, ठीक है। तो एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। देन ये पायरुवेट मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, पायरुवेट जो है मिटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होता है, क्या हमको आउटकम में निकलता है, इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। अब ये होता है ईस्ट में, हमने कहा था एनारोबिक का क्या एग्जांपल है, ईस्ट। तो आपने ये देखा जो ग्लूकोज से पायरुवेट में बनता है वो सब में कॉमन है, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी, बस उसके बाद की जो स्टेजेस है वो थोड़ी सी अलग हो गई। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एथेनॉल, और यहाँ पे जो एनर्जी कंटेंट होता है ये ज्यादा होता है, एंड जो एनारोबिक में होता है वो एनर्जी कंटेंट यहाँ पे कम है, कम एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, एंड ये ईस्ट में होता है। अब हम बात करते हैं लैक्टिक फर्मेंटेशन, ठीक है। इससे पहले आप जरूर इसको नोट डाउन करें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लैक्टिक फर्मेंटेशन, ठीक है। अब देखिए जो एरोबिक रिस्पिरेशन कभी कभार क्या होता है, मतलब इंसानों में भी हो जाता है, कैसे होता है, ये हमारी मसल्स में होता है। ये तब होता है लैक्टिक फर्मेंटेशन जब ऑक्सीजन भी है, ठीक है, बट जो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तब ये फॉर्म होता है, ठीक है, तब ये लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है। नोटिस क्या होगा कि जब अचानक से कोई एक्सरसाइज या फिर बहुत दिन से कोई दौड़ता नहीं है, अचानक से बहुत तेज दौड़ने लगता है, उसके मसल्स जो पैरों में जो मसल्स में दर्द होने लगता है ना, उस टाइम में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन है बट इतना स्पीड अमाउंट में नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन है बट इतना सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसको उस टाइम में, ठीक है, जो जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उस टाइम में उतना मिल नहीं रहा, तब वो क्या फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अब देखिए ये जो होता है ना, ये लैक्टिक फर्मेंटेशन, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन भी है बट लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि नहीं है ऑक्सीजन, ये तब होता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ तक देखिए कॉमन है, ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। देन पायरुवेट जो है ये कहाँ पे होता है, मिटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है, एंड क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है। ये तो हम सब में भी होता है ये वाला, ठीक है, जब अचानक से कसरत कोई करने लगता है तब ये फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड, यानी ये कब होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की जब कमी होती है। अब देखिए अब हमने ये तीन चीज तीन हमने पाथवेज पढ़े, ठीक है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का। अब देखिए अब आपको बहुत मजा आएगा, अभी जो हमने इतना कुछ पढ़ा, ये देखिए यही हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज पायरुवेट में, मैंने इसलिए पहले नहीं लिख के दिखाई, नहीं तो ऐसे थोड़ा टफ लगता, अभी एक एक करके समझ गए तो अभी ये सब समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या हुआ, ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ पे हुआ, साइटोप्लाज्म में,
साइटोप्लाज्म में। देन यहाँ तक तो देखिए सब में कॉमन है, बट उसके बाद जो पाथवेज है, जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का चेंज हो जाता है। देखो जहाँ पे एब्सेंस होती है ऑक्सीजन, मैंने बताया था जहाँ पे एब्सेंस होती है ऑक्सीजन है ही नहीं, लाइक ईस्ट, उसमें क्या होता है, पायरुवेट जो होता है वो मतलब ब्रेकडाउन होता है एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी कंटेंट इसमें कम होता है, एंड ये मिटोचॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, एनर्जी, है ना। अब देखो अब ये जो होता है ना लैक्टिक एसिड एंड एसिड, अब देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए तो आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत तेज दौड़ लिया, बहुत दिनों से दौड़ा नहीं और बहुत तेज दौड़ लिया, देन शाम के टाइम में क्या होगा, फिर मतलब बहुत देर बाद थोड़ा सा टाइम में क्या होगा कि बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया ना, इसीलिए एक्यूमुलेशन, मतलब समझ ही गए होगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमको ऑक्सीजन मिल रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, एनर्जी। अब आप इसको ध्यान से देखो, आपने अभी तक में यही पढ़ा और बहुत क्लियरली आ गया होगा समझ में, है ना। तो आप इसको जरूर नोट करें। तो अब हम प्लांट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए जो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में गैसेस जो होती है, देखो प्लांट्स में रिस्पिरेशन करती है ये पता ही है, बट अब देखो बहुतों को कंफ्यूजन होता है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देखो इस साइड नाइट है, इस साइड डे है। अब देखो रिस्पिरेशन है ना, डे में भी होता है, नाइट टाइम में भी होता है, ठीक है। तो दिन में भी देखो O2 ले रहा है, देखो प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रिस्पिरेशन में, एंड इसका अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस में। सो एक चीज याद रखना, जो रिस्पिरेशन होता है वो अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। अब रिस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, दिन का टाइम में ये ऑक्सीजन ले रहा है, एंड ये देखो मैंने यहाँ पे ये एरो से साइन किया है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। अब फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, ये बात पता ही है, बाय दी एब्सेंस, जब वहाँ पे सनलाइट होगी तभी ना, और जाहिर सी बात है डे के टाइम में ही सनलाइट होगा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में देखो CO2 ले रहा है एंड ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है। तो इधर तो हम समझ गए डे में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रिस्पिरेशन भी हो रहा है। बट अब नाइट में आ जाते हैं, रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में क्या होता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे भी सनलाइट ही नहीं मिल रही, एंड नाइट के टाइम में रिस्पिरेशन हो रहा है। बट नाइट के टाइम में जो प्लांट्स में रिस्पिरेशन होता है वो होता ही है, यानी इतना समझ के डे चाहे हर टाइम रिस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, बट फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम में होता है, रात के टाइम में नहीं होता। अब देखिए जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, जो प्लांट्स करते हैं, किससे करते हैं, थ्रू स्टोमाटा। हम जानते हैं स्टोमाटा का, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, एंड स्टोमाटा का हो गया। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सचेंज होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है। तो यहाँ पे कौन कौन सी गैस एक्सचेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो पता ही क्या होता है। अब हो गया मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तो पता ही होगा सबको। अब हम ये समझ गए, ठीक है, प्लीज इसको आप जरूर नोट डाउन करें। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस बींग्स में कैसे होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एंड फिशेस में, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, किसमें होता है ये मैंने पढ़ाया है। प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।